हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट बीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, चैनल के लिए ज्वाइन करना है और ये डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको वो चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक मोटिवेशनल कोट से। यू आर वॉट यू डू, नॉट वॉट यू से यू विल डू। ठीक है, यानी कि जो आप आज करते हैं ना, आपका फ्यूचर उससे डिसाइड होगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं होता। ठीक है, आपको स्टेप लेना होगा आज का। ठीक है, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सस्पेंशन ऑफ एमपीज। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे। अराउंड 92 एमपीज सस्पेंड हुए हैं। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया गया। पीएम श्री रिगार्डिंग स्कूल्स, रिगार्डिंग एजुकेशन एक स्कीम है। ठीक है, पढ़ेंगे इस बारे में भी। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम ये न्यूली लॉन्च की गई है। इंडियाज़ फर्स्ट गायरोकॉप्टर एयर सफारी, यानी कि गायरोकॉप्टर्स का यूज़ करते हुए, मैं वो दिखाऊंगी अभी क्या होता है, उसका यूज़ करते हुए एयर सफारी होगी। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना। न्यू कोविड वेरिएंट JN1 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो अभी यूपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इट्स इंडियाज़ टाइम फ्रेम, ये बिना ये वाला एडिटोरियल पढ़े तो जीएस पेपर 3 में आपको जाना ही नहीं चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, यहाँ जो मैंने हाईलाइट करी है इस एडिटोरियल में, वो सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 के लिए, इकोनॉमी एंड इंटरव्यू के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। न्यू पार्लियामेंट, न्यू रिकॉल, 78 ऑपोजिशन एमपीज सस्पेंडेड, ये हाईएस्ट इन अ डे। अब टोटल हो गए हैं 92। उस टाइम पे भी कुछ 1-2 दिन पहले भी कुछ एमपीज को सस्पेंड किया गया था। ठीक है, अब दोबारा से 78 ऑपोजिशन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें हटा दिया गया, उन्हें इमीडिएटली विदड्रॉ करने के लिए कहा गया। 78 ऑपोजिशन एमपीज, 33 फ्रॉम लोकसभा, 45 फ्रॉम राज्यसभा, ये सस्पेंड कर दिए गए हैं। बट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो ARO के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा ना उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सस्पेंशन ऑफ एमपीज ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ चलती आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 में, वो 2 के लिए भी एंड प्रीलिम्स के लिए भी। जनरल प्रिंसिपल्स देखेंगे। ये रोल होता है किसका, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, स्पीकर का लोकसभा में, चेयरमैन का राज्यसभा में, कि वो एक डेकोरम मेंटेन करके रखे, हाउस को स्मूथ फंक्शनली वो मतलब फंक्शन करवाए, जिसके लिए उनके पास ये पावर्स होती हैं कि वो एमपीज को अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं या पार्लियामेंट वो या फिर ब्रीच कर रहे हैं, उन्हें जो प्रिविलेजेस दे रखी हैं उनका ब्रीच कर रहे हैं, तो सस्पेंड किया जा सकता है। टू इंश्योर द प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर, इसके लिए चेयरमैन या फिर स्पीकर एम्पावर्ड होते हैं टू फोर्स अ मेंबर टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस, यानी कि इमीडिएटली जाने को कहते हैं। अभी एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी कि जगदीप धनखड़ ने कैसे डेरेक ओबेरॉय को कैसे बोला था इमीडिएटली लीव द हाउस। ठीक है, तो ये स्पीकर एंड चेयरमैन ये एम्पावर होते हैं कि मेंबर को बाहर निकाल सकें ताकि उस हाउस की फंक्शन स्मूथली हो सके। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 373 न्यूज़ में है, तो थोड़े बहुत रूल नंबर्स आपको याद रखने इम्पॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, स्पीकर के ओपिनियन में अगर लगता है कि ये मेंबर कुछ डिसऑर्डर लेके आ रहा है हाउस में, या प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है, या किसी भी या फिर वो मतलब प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर रहा है
ठीक है, फालतू के क्वेश्चंस पूछ के या शोर हंगामा करके अगर ये प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर रहा है तो ये स्पीकर अंडर रूल ऑफ लोकसभा, ठीक है, जो बिजनेस को कंडक्ट करने वाला जो लोकसभा का रूल है 373, उसके तहत उस मेंबर को हटा देंगे स्पीकर और इमीडिएटली हाउस से चले जाने को कहेंगे। एंड शैल रिमेन एब्सेंट, जो पूरे डे की सिटिंग होती है उस दिन वो एब्सेंट रहेंगे, जो रिमेनिंग अब डे बचा है ना उसके लिए वो एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, लोकसभा से रिलेटेड 374 और 374A में रूल्स पाए जाते हैं। इनकॉर्पोरेट किया गया था दिसंबर 2001। ठीक है, रूल बुक में जो ये वाला रूल है वो डाला गया था दिसंबर 2001। In the case of gross violation or severe charges being named by speaker, member stands automatically suspended। बस स्पीकर नाम ले ले, ठीक है, कि ये मेंबर ये डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है पार्लियामेंट में या इस वाले हाउस में, इसे बाहर निकाल दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर 5 consecutive sittings, ठीक है, 5 consecutive सिटिंग्स के लिए वो सस्पेंड हो जाएगा और द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, ठीक है, अगर रिमाइंडर ऑफ सेशन कम है तो उस दौरान के लिए वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर रिमाइंडर ऑफ सेशन ज़्यादा है तो 5 consecutive सिटिंग के लिए वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। राज्यसभा में रिलेटेड कौन से रूल हैं? 255 एंड 256, 2-3 रूल्स हैं, मतलब नंबर्स हैं, याद रखने हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, maximum period of suspension is for remainder of the session. Suspended members cannot enter the chamber और meetings को attend नहीं कर सकते हैं, नोटिस नहीं दे सकते हैं डिस्कशन के लिए, और उनका जो अधिकार है रिप्लाई पाने का, कि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अपोजिशन का ये अधिकार बनता है कि वो मिनिस्टर्स से और जो रूलिंग पार्टी है उससे क्या करे, रिप्लाई ले, पर वो इस अधिकार को खो देंगे अगर सस्पेंड हो जाते हैं तो। आर्टिकल 122 में ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। आर ओ में तो सीधे सीधे आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेइज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट क्वेश्चन बिफोर अ कोर्ट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है ना, कोई भी कोर्ट इसमें हाथ अपना नहीं डालेगा। वे फॉरवर्ड क्या है कि जो ये सस्पेंशन है या जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो पार्लियामेंट की एक अच्छी फंक्शनिंग के लिए लेके आए गए हैं। तो ये ऑपोजिशन का भी उत्तरदायित्व बनता है कि क्या हो, हमारी डेमोक्रेसी के एस्पिरेशंस को अचीव किया जाए, ठीक है, सस्टेन किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी इंडिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी को साथ में चलना है। अगर रूलिंग पार्टी कोई स्कीम लेके आई है या कुछ उसने स्टेप्स लिए हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो उसको क्रिटिकली एनालाइज करके क्वेश्चंस करना काम होता है ऑपोजिशन का। अगर ये सही ढंग से नहीं किया जा रहा है तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का सही तरीके से संचालन नहीं हो पाएगा और ये हमारी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको इंटरव्यू में भी लिखनी है, मतलब मेंस में भी लिखनी है एंड इंटरव्यू में भी बोलनी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद द प्लान्ड पार्लियामेंट्री ऑफेंसेस एंड डेलिब्रेट डिस्टर्बेंस, यानी कि जो जानबूझ के डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई हो उससे डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो ऑपोजिशन मेंबर शुड प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन द पार्लियामेंट। कंस्ट्रक्टिव रोल का मतलब क्या होता है कि वो डेमोक्रेसी के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में मदद करें, अपना योगदान दें। They should be allowed to put forward their views and express themselves in a dignified manner, यानी कि ऑपोजिशन जो रूलिंग पार्टी है या जो मिनिस्टर्स हैं अभी, उन्हें भी ये मौका देना चाहिए ऑपोजिशन को कि वो अपना मत रखें, अपना ओपिनियन रखें। हमें एक बैलेंस बना के चलना होगा बिटवीन डेलिब्रेट डिस्ट्रप्शन एंड रेजिंग द इम्पॉर्टेंट इशू, यानी कि जानबूझ के जो डिस्ट्रप्शन लेके आया जा रहा है मेंबर ये पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस के, मतलब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है,
अब ये जो डेलिबरेटली किया जा रहा है इसके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए और उन्हें ये अधिकार भी होना चाहिए कि वो बहुत ज़रूरी मुद्दों पे क्वेश्चन करें, बहुत ज़रूरी मुद्दों पर बात करें। ठीक है, ये ऐसे करते न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी, यस एमपी सस्पेंड हुए, इसे पॉलिटिकल न्यूज़ समझ के छोड़ नहीं देना। क्या करना है, इससे रिगार्डिंग हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ने हैं, इससे रिगार्डिंग कुछ रूल्स पढ़ने हैं, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में आ जाता है और फिर पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, 6 स्टेट्स UT इज येट टू साइन MOU। PM श्री स्कूल्स पंजाब प्रपोजेस विड्रॉल, यानी कि PM श्री एजुकेशन को एक नई ऊंचाई देने के लिए PM श्री योजना लेके आए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसके तहत क्या है, कुछ यूनियन टेरिटरीज एंड कुछ स्टेट्स इसमें शामिल नहीं होना चाहते या विड्रॉ कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम ओपोजिशन पार्टी, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, पंजाब, ये वाले जो रीजन्स हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं या फिर ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग। ठीक है, और पंजाब क्या कर रहे हैं, अभी पंजाब विड्रॉ कर रहा है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, स्कीम का पढ़ना इम्पोर्टेंट है। PM श्री ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट होगा ऑफ मोर देन 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, यानी कि इतने सारे स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, उनका डिजिटाइजेशन होगा, जो स्मार्ट क्लासेस होती हैं वो इंस्टॉल की जाएंगी। ठीक है, इट एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द selected existing schools from amongst school managed by central government, state, UT government, local bodies। जो existing schools हैं उन्हें मतलब उनका भी सुधार यहाँ पे प्रावधान है। सिग्निफिकेंस, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या एक सैम्पल क्रिएट करेगा, यानी कि कुछ पहले ना कुछ ऐसे सैम्पल्स बनाए गए थे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसके एस्पिरेशंस को फुलफिल करें। ठीक है, PM श्री स्कूल में कुछ होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, टीचिंग जो क्वालिटेटिव टीचिंग को बढ़ाया जाएगा, लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जो सीखने के तरीके होते हैं ना, वो उसमें एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्ले, टॉय बेस्ड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, यानी कि बच्चे का माइंड ऐसा डेवलप हो कि वो डिस्कवरी की तरफ ज़्यादा रहे, इंक्वायरी करे। ठीक है, थोड़े साइंटिफिक प्रोसेस से सोचे। लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, ये वाले कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं अगर GS पेपर 2 में या फिर 3 में, 2 में भी आ सकता है। ठीक है, एजुकेशन उसमें टॉपिक है। ठीक है, पूछा जाएगा तो ये वाले कीवर्ड्स लिखने इम्पॉर्टेंट हैं। फोकस विल बी ऑन अचीविंग प्रोफिशिएंसी इन लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन एवरी ग्रेड। लर्निंग आउटकम्स में देखा जाएगा मार्क्स बेस्ड हो, मार्क्स ओरिएंटेड ये स्कीम नहीं होगी। ठीक है, बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो सके, इस पे ध्यान दिया जाएगा। असेसमेंट होगी, एट ऑल लेवल्स विल बी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि पहले की पढ़ाई कैसी होती थी, रट्टा मार। ठीक है, कि हम जितना रट पाएँ, जितने मार्क्स लेके आ पाएँ, हम उतने ही हाई हम हाई पोजीशन पे चले जाते थे। बट अब नो, अब क्या है, अब एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ये ज़रूरी भी है। अगर टीचिंग को क्वालिटेटिव बनाना है तो हमें एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग आउटकम्स देखने होंगे, नॉट मार्क्स बेस्ड। ठीक है, दिस स्कूल विल बी इक्विप्ड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगी, यानी कि बच्चे का ओरिएंटेशन जिस तरफ हो, झुकाव जिस तरफ हो, जैसे कि खेल की तरफ है तो खेल के लिए भी वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि अब खेल की दुनिया में भी भारत का नया नाम हो रहा है। आर्ट है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। दीज स्कूल शैल बी डेवलप्ड
एज ग्रीन स्कूल्स विद वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसाइकलिंग, यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी ध्यान दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल इन करिकुलम, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। फोस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, अब जो ये स्कीम है पीएम श्री, इसके तहत क्या हो रहा है, इनोवेशन यानी कि रचनात्मकता लेके आई जा रही है, क्रिएटिविटी लेके आई जा रही है बच्चों में। एक्सीलेंस एंड कोलैबोरेशन, एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल, एजुकेशन फ्रॉम प्री टू प्राइमरी विद अ स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स, यानी कि पीएम श्री के तहत हम फोकस करेंगे, सरकार फोकस कर रही है कि बच्चों पे ज़्यादा ध्यान हो, बच्चे ड्रॉप आउट ना करें, इतनी क्वालिटेटिव उन्हें एजुकेशन दी जाए कि वो उन्हें स्कूल आने में भी मज़ा आए। ठीक है, उन्हें खेल कूद में जो वो काफ़ी फील्ड्स को वो एक्सप्लोर करें, खेल कूद हो गया, आर्ट होगी, ड्राइंग होगी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करके वो अपना इंटरेस्ट देखें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल लॉन्चेस फॉर ए सर्टिफिकेशन स्कीम टू काउंटर फॉरेन एजेंसीज। अब फॉरेन एजेंसीज क्या कर रही हैं, मतलब जैसे कि इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है टिम्बर में, ठीक है, और जैसे कि जो साउथ में जो रेड सैंडलवुड जैसे है ना पेड़, उनकी भी यहाँ पे क्या स्मगलिंग की जाती है, इलिसिट ट्रेडिंग की जाती है। उन सबको रोकने के लिए यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है सरकार, जो प्राइवेट एजेंसीज़ को देगी, स्पेशली फॉरेन एजेंसीज़। अगर ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि इन फॉरेस्ट का यूज़ सही ढंग से किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉरेन कंट्री को क्यों दे, फॉरेन एजेंसीज़ को क्यों दे, राइट, क्योंकि जब तक वो अगर स्पेशली अगर वो इलिसिट ट्रेड एक्टिविटीज़ कर रहा है उससे, तो हमारे रिसोर्सेज भी जा रहे हैं, ऊपर से इलिसिट एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा मिल रहा है। अब क्या होगा, वो सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि हाँ इतने पेड़ यहाँ के यूज़ किए गए, इस पर्पस के लिए किए गए, ये प्रोडक्ट बनाया गया, उस प्रोडक्ट की ट्रैकिंग की जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या है, इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम भी है, जिसके तहत सर्टिफिकेट्स बांटे जाएंगे कि हाँ आप इस रीजन का यूज़, इस जो ये फॉरेस्ट है इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे बढ़ती ग्रीन वॉशिंग एंड डिफॉरेस्टेशन है, ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, आँखों में धूल झोंकना, ठीक है, यानी कि वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एक्टिविटी नहीं है जो फॉरेस्ट को यूज़ करके आई है या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके आई है, बट कुछ इस तरीके से उसे बिल्कुल सफ़ेद दिखा दिया जाता है, ठीक है, कि हाँ हमने ये इससे सही काम किया है। वो जैसे होता है ना काला धन को सफ़ेद बना देना, वैसा ही तो इसमें भी यही वो आंखों में धूल झोंकने वाला काम होता है ग्रीन वॉशिंग में। ठीक है, अब क्या है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए पूछा जा सकता है। इट विल ब्रिंग ग्रेटर ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इनटू द प्रोसेस, ग्रांट ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी टू इंडियन फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, ये चीज़ आपको, ये वाला पॉइंट लिखना ज़रूरी है कि ये एक ट्रांसपेरेंसी, एक इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पे ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ किया जाएगा सर्टिफिकेशन को। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट लाइक दोज ऑफ प्लांटेशन, अ चेन ऑफ कस्टडी विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ गारंटी ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। मैंने भी बताया कि फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी पे भी ध्यान दिया गया है। इंडिया से ज़्यादातर जो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स में किए जाते हैं, स्पेशली फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका सही तरीके से, ढंग से, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से अगर यूज़ हो तो उसके लिए एक ऑथेंटिसिटी ज़रूरी है। उस ऑथेंटिसिटी के लिए सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड अब काफ़ी एक ग्रेटर सेंसिटिविटी से क्रिएट हो गई है
कि फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी दिक्कत हो रही है, इसीलिए फॉरेस्ट की तरफ हमारा ध्यान भी ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए ये सर्टिफिकेशन स्कीम सरकार लेके आई है। एट द ग्लासगो climate change conference 2021 over 100 countries had come together to pledge to, यानी कि जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है उसे हम रिवर्स करेंगे 2030 तक। ये ग्लासगो 2021 में ये पार्टीज़ ने कहा था। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये वाला फैक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। ग्लासगो 2021 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ईयर पूछ लिया जाएगा सीधे सीधे। अभी कौन सा हो रहा है, COP28 हो रहा है। ठीक है, 2023 में COP28 कहाँ हो रहा है, दुबई में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो वाला मैंने आपको हॉलिस्टिकली करवाया है काफ़ी बार। ठीक है, ये वाली थोड़ी सी ईयर याद रखनी ज़रूरी है कि ग्लासगो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी वो 2021 में हुई थी। ट्रायल डन, उत्तराखंड टू लॉन्च फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट गायरोकॉप्टर एयर सफारी। ARO में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा देश का कौन सा ऐसा राज्य है जो इंडिया का फर्स्ट गायरोकॉप्टर टूरिज़्म की सुविधा लेके आया है। वो राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, ये लॉन्च करेगा फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी यूजिंग गायरोकॉप्टर्स। गायरोकॉप्टर्स एक ऐसी सीट होती है, यानी कि 2 सीट्स होंगी यहाँ पे, एक ड्राइवर के लिए, एक पर्सन के लिए, ताकि ऊपर कुछ ऊंचाई पे, मतलब ऊंचाई से ये सीनरी का मज़ा ले सके। ठीक है, ये टूरिज़्म के लिए ये स्कीम लाई गई है। ट्रायल फ्लाइट कहाँ से हुई थी, बैरागी कैंप, हरिद्वार। ये छोटा सा फैक्ट याद रखेंगे तो सही होगा। स्कीम एज अ पार्ट ऑफ ब्रेकफास्ट टूरिज़्म। ब्रेकफास्ट टूरिज़्म क्या है कि ये क्या कर सकते हैं, टूरिज़्म का मज़ा लेते लेते ब्रेकफास्ट करना है। ओके, मतलब ऐसा ये कुछ स्कीम लेके आई थी सरकार। इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द डिपार्टमेंट, टूरिस्ट विल एंजॉय द एरियल व्यू ऑफ हिमालयन रेंजेस। ठीक है, जो बहती हुई रिवर्स हैं यहाँ पे, गंगा, यमुना और काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड में। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, मतलब उसका टूरिज़्म, उसकी सीनरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए अब सरकार अब गायरोकॉप्टर्स लेके आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रेकफास्ट टूरिज़्म है, इसके तहत पीसफुल ब्रेकफास्ट सराउंडेड बाय नेचर किया जा सकता है। तो याद रखना है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। ठीक है, कि उत्तराखंड में पहली बार गायरोकॉप्टर से रिलेटेड टूरिज़्म लॉन्च किया गया है। किस स्कीम के तहत, के तहत ब्रेकफास्ट वो टूरिज़्म। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, मतलब एक बड़ा आर्टिकल था, पर उसकी मैं एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट क्लिपिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा का पूरा वो इम्पॉर्टेंट नहीं था। एक JN1 आया है, ये कोविड का वेरिएंट है जो केरला के एर्नाकुलम में पाया गया है। ठीक है, वहाँ पे लोग अभी भी मास्क लगा के चल रहे हैं। सब वेरिएंट है JN1, ये एक डिसेंडेंट है ऑफ BA286 वेरिएंट। ठीक है, जिसे पेरोला भी कहा था, याद रखना है, ये उसका वेरिएंट है। ARO एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला मैंने आपको काफ़ी बार समझाया है कि जो ये कोविड-19 के ऊपर जो ये स्पाइक्स लगी थी ना, अब ये वाली स्पाइक्स क्या है, ह्यूमन रिसेप्टर्स में ना ये ऐसे अटैच हो जाती है और वायरस जीवित हो जाता है, या फिर मतलब और म्यूटेशंस लाना शुरू कर देता है, बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है वो, ठीक है, जिस वजह से कोविड-19 के इतने सारे वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं। इट्स इंडियाज़ फर्स्ट टाइम, ये वाला एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसमें ऑथर क्या कह रहे हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ग्रो होने वाला है और ग्रो हो भी रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पहले 5th थी अब 3rd हो गई।
अब हम जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं ना, 2 सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग प्लस एग्रीकल्चर में जहाँ पे 46% ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं, जबकि इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इट प्रोड्यूसेस ओनली 16% ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए हैं किसने, ऑथर ने, कि कुछ स्टेप्स जैसे कि डिजिटाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो काफ़ी लीगैलिटी होती है, फॉर्मेलिटी होती है, उसे जितना हो सके उसे रिड्यूस करो। ठीक है, स्टार्टअप्स के क्लस्टर हों, ताकि जैसे कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स ना आगे आएँ और क्लस्टर बना लें, तो ताकि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को जो फ़ायदा हो रहा है ना, वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को भी हो। क्योंकि ऑथर कह रही है कि काफ़ी समय के लिए जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो छोटे ही रह जाते हैं और वो इकोनॉमी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है एंड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पहले सर्विसेज सेक्टर में कुछ नहीं था, सिर्फ कॉल सेंटर्स था हमारे पास, बट अब हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारी रेंज ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग, ये हम देश विदेश में बांट रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, अब इसका फ़ायदा भी इंडिया को उठाना चाहिए। सेकेंड की सेक्टर इज़ इंडियाज़ इम्प्रेसिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे डिजिटाइजेशन होगा, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स कंपनी के लिए मतलब जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, अगर उसका डिजिटाइजेशन होगा, डिजिटल माध्यम से इसको ईज़ किया जा सकेगा, तो ये काफ़ी समृद्धि में ये हेल्प करेगा। If these two sectors continues to grow, India's GDP could expand to 6.5%. ठीक है, नेक्स्ट डिकेड के लिए 6.5% तक हो जाएगी। यहाँ पे स्टार्टअप्स क्लस्टर की बात की गई, ताकि वो एडवांटेजेस ले सके लार्ज मैन्युफैक्चरर्स के, पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू द, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, याद भी रखना है, अपने आंसर्स में रिपीट भी करना है। This is possible by providing them with the access of cheaper input, larger end market, new credit platform, digital quality checks. Similarly, technological innovation भी important है एग्रीकल्चर सेक्टर में। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जैसे कि ई-नाम पढ़ा है आपने, एक नेशन वाइड मार्केट, इलेक्ट्रॉनिकली एक प्लेटफॉर्म पे एक नेशन वाइड मार्केट बनाया गया कि किसान जहाँ चाहे वो अपना सामान, अपना जो प्रोड्यूस है वो बेच सकता है। ठीक है, डिजिटाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक है, उनका भी इम्पॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इम्पॉर्टेंट है, एंड सर्विसेज का तो इम्पॉर्टेंट है ही। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कीवर्ड से ध्यान रखना है। कॉमन फ्रेंडली फ्रेमवर्क नीडेड, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन 2 मेन फैक्टर्स होते हैं। इन 2 चीज़ों को आगे बढ़ानी चाहिए, स्किल्स देनी चाहिए, ताकि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड है ना, वो डी ग्लोबलाइज कर रहा है इन ट्रेड मामले में। ट्रेड मामले में डी ग्लोबलाइज का मतलब क्या है, वो टैरिफ्स इंक्रीज़ कर देना, अपने गुड्स की डंपिंग करना। ठीक है, ये डी ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि कंट्री यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, अब बट स्टिल ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजिंग इन सर्विसेज ट्रेड, और सर्विसेज में इंडिया आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया के पास एक लार्जर शेयर है सर्विसेज का जीडीपी में देन फास्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज फॉर लास्ट फ्यू डिकेड्स। ठीक है, अब इंडिया यहाँ पे अगर अपने सर्विसेज सेक्टर का फ़ायदा उठाएगा तो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, इंडिया की ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना उन्हें एड्रेस किया जाए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को फाइनेंसेस जो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए।
and a coordinated institutional framework to overcome complexities around the federalism, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स एंड ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो डिलेज होते हैं, ठीक है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज नहीं होनी चाहिए, संचालन अच्छे से हो, लोकल लेवल का भी, स्टेट का भी एंड नेशन का भी, कंट्री का भी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा करके आप इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन पूरा आंसर यहाँ पे मिलता है। स्पेशली अगर आप इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी वाला कोई क्वेश्चन आता है, या बिल्कुल डेवलप हो जाएगा 2047 तक, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, या आप दिखाएंगे कि सर्विसेज सेक्टर बढ़ती जा रही है, इसका इंडिया कैसे फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है, ग्लोब में, तो आप ये चीज़ भी आप दिखाएंगे, तो भी आप ये इस एडिटोरियल के काफ़ी सारे पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आप प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए एंड इंटरव्यू के लिए चीज़ें सेलेक्ट करें कि कौन सी मेरे इंटरव्यू में काम आएगी, कौन से प्रीलिम्स में। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, ठीक है। इंटरव्यू का भी आपको ध्यान में लेके चलना है, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ प्रिपेयर किया ही नहीं, आपको अभी से इंटरव्यू के लिए भी चलना है, ताकि आपके मेंस और इंटरव्यू सारी चिंताएं अभी सॉल्व हो जाएं। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ जाना है, चैनल ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। ये जो वैल्यू एडिशन है, ये जो एडिटोरियल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके, ठीक है। पीडीएफ्स कलेक्ट करने के पीछे नहीं भागना है आप सबको। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।